वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आशा है सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर पे बैठकर मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखें, समझें, जो भी समस्या हो समस्या का समाधान करें। तो आज हम लोग क्लास 12th का 4th चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। अंग्रेजी में इसको केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। ये रासायनिक बलगतिकी में हम क्या पढ़ते हैं? रासायनिक बलगतिकी में या केमिकल काइनेटिक्स में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है, हम कह रहे हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है, तो सबसे पहली बात जो हमें इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, रासायनिक बलगतिकी में, भौतिक विज्ञान की इस शाखा में जो सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया किस गति से हो रही है। और अभिक्रिया की गति को या अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया की दर कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया के दर का मतलब अभिक्रिया की स्पीड, रिएक्शन की स्पीड, अभिक्रिया का वेग, वेलोसिटी। तो पहली बात जो इस भौतिक विज्ञान की इस शाखा में जो हम पहली चीज का अध्ययन करते हैं वो ये करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस दर से हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है। दूसरी बात ये हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को यानी वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ताप प्रभावित करता है, दाब प्रभावित करता है, अभिकारकों की सांद्रता प्रभावित करती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति प्रभावित करती। कौन कौन से कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, ठीक। और तीसरी और अंतिम चीज जो इस भौतिक विज्ञान की शाखा में हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि आपने क्लास 11th में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, 3 चीजें पढ़ी हैं। नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर, समावयवता और रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो हर रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि होती है। तो क्रियाविधि का अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। तो जरा इसके बारे में लिखते हैं। रासायनिक बलगतिकी या अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सीधे सीधे परिभाषा लिखिए, मैं बोल भी रहा हूं, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर मतलब अभिक्रिया का वेग, दर को प्रभावित करने वाले कारकों, दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, एवं रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का
अध्ययन करते हैं रासायनिक बलगतिकी कहलाता है ना। मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों और रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। तो कुल मिला के अभिक्रिया की दर के बारे में बात करें, अभिक्रिया की दर के बारे में बात करें तो अभिक्रिया की दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं अभिक्रिया की दर के आधार पर, है ना। एक पहली अभिक्रिया जिसे कहते हैं अति तीव्र अभिक्रिया। इतनी तेज होगा ये अभिक्रिया, इतनी तेज होगी कि अभिकारकों को मिलाते अभिक्रिया पूरी, आपको पता ही नहीं चलेगा अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। सेकंड से भी बहुत कम समय में, 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में ये अभिक्रिया पूरी हो जाती है। इस रिएक्शन के कंप्लीट होने में कितना समय लगा इसका आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इतना कम समय लगा कि तुरंत मिलाया तुरंत हो गया। किस मशीन से पता करें कि कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हुआ? तो इन अभिक्रियाओं का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी में नहीं कर सकते क्योंकि ये अति तीव्र अभिक्रिया है। इनके कंप्लीशन का टाइम मेजर नहीं हो सकता, इनके पूर्ण होने का समय हम निर्धारित नहीं कर सकते। दूसरा, अति मंद अभिक्रिया। अब इसमें भी समस्या है। कुछ अभिक्रिया होती है, आप अभिकारकों को मिला दिए, सालों साल बीत जाता, अभिक्रिया पूरी नहीं होती। जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लग रहा है 2 साल लगा, 3 साल लगा, 4 साल लगा, लोहा खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा। तो इसमें भी अभिक्रिया के कंप्लीट होने का, जो अभिक्रिया के पूर्ण होने का जो समय है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इन 2 अभिक्रियाओं का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी में नहीं किया जाता। तीसरी जो अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया। जो निश्चित दर से, निश्चित समय में पूर्ण हो जाती है। तो इन अभिक्रियाओं को ही हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। रासायनिक बलगतिकी में सिर्फ और सिर्फ इन अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मंद अभिक्रियाओं के बारे में ही अध्ययन करना है हमको। तो कोई भी अभिक्रिया का अध्ययन करें, रासायनिक बलगतिकी में जो पहली बात का अध्ययन किया जाता है वो है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर को कैसे निर्धारित करें, कैसे क्या किया जाता है, तो चर्चा करते हैं अभिक्रिया की दर के बारे में। अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अंग्रेजी में कहते हैं रेट ऑफ
रिएक्शन। भाई कोई मोटर कार है, कोई गाड़ी है, कोई साइकिल है, कोई मोटरसाइकिल है, जब वो गति करती है तो हम ये क्या देखते हैं, हम उसका वेग कैसे निर्धारित करते हैं? वेग बराबर हमने देखा कि उसने कितनी दूरी तय की और कितने समय में तय की। इससे आप सभी लोग परिचित हैं। तो अभिक्रिया दूरी तो तय करती नहीं। अभिक्रिया में क्या है? अभिक्रिया में एक अभिकारक है, वो उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पर दूरी की जगह पर क्या लिया जाए? समय तो ठीक है ना, कि भाई अभिक्रिया होने में समय तो लगेगा, समय तो रहेगा, लेकिन दूरी तो अब ए यहां से चल के वहां थोड़ा नहीं जाएगा। तो ए का मतलब दूरी की जगह पे क्या ले लिया जाए? तो यहां पर लिया जाता है सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन। ए की सांद्रता घटेगी, है ना, अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। जितना अभिकारक की सांद्रता घटेगी उसी अनुपात में उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। तो अभिकारक की सांद्रता मान लीजिए 5 मोल प्रति लीटर है, उत्पाद की सांद्रता 0 मोल प्रति लीटर है। बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 1-1 मान रहे हैं हम लोग, है ना। अब इसकी 4 मोल प्रति लीटर से 3 मोल प्रति लीटर बचा ये अभिक्रिया खत्म होने पर। तो अब सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ? परिवर्तन हुआ 3 - 4 -1 माइनस का मतलब कि भाई परिवर्तन निकाल रहे हैं ना, सांद्रता में परिवर्तन, तो अंतिम सांद्रता में से प्रारंभिक सांद्रता घटाएंगे। माइनस में आ रही तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वेग माइनस हो गया। माइनस आ रही इसका मतलब अभिकारक की सांद्रता घट रही है, इसलिए माइनस आ रहा है। उत्पाद की सांद्रता 0 थी और अब अभिक्रिया खत्म होने पे 1 मोल प्रति लीटर है, तो उत्पाद की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर बढ़ी, तो 1 - 0 और जो सांद्रता परिवर्तन में समय लगा। तो इसका मतलब कि इसकी परिभाषा क्या होगी कि एकांक समय में किसी एक अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर कहते हैं। भाई फार्मूला में समय दूरी बटे समय है ना, लेकिन जब वेग को परिभाषित करेंगे तो कहेंगे एकांक समय में किसी व्हीकल द्वारा चली गई दूरी, है ना, किसी गाड़ी द्वारा, किसी मोटर कार द्वारा, किसी मोटरसाइकिल द्वारा, किसी साइकिल द्वारा चली गई दूरी कितने समय में? एकांक समय में। तो परिभाषित करते हैं तो नीचे वाले को एकांक कर देते हैं। तो वही हमने लिखा, एकांक समय में या तो किसी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या किसी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन जो होता है उसी को आप अभिक्रिया की दर कहते हैं। मतलब कि अभिक्रिया की दर मतलब रेट अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, ये है अभिक्रिया की दर। लेकिन अब समस्या एक और आगे खड़ी हो गई। कोई मोटर कार
चल रही है। तो उसने चलना शुरू किया, है ना, यहां से चलना शुरू किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंची, 500 मीटर दूरी तय की 10 सेकेंड में। तो आप क्या करोगे, अब आप यहां पर इसकी जो है औसत वेग निर्धारित कर सकते हो। भाई 10 सेकेंड तक ट्रेवल किया ना, तो टाइम 0 से लेके टाइम 10 सेकेंड तक ट्रेवल किया, और दूरी कितनी तय की, तो 500 मीटर। तो आप जब 500 मीटर को 10 से डिवाइड करोगे तो ये औसत वेग है। क्या, कौन सा वेग है, औसत वेग। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा वो व्हीकल या वो कार इसी स्पीड से चलेगी, हमेशा इसी स्पीड से नहीं चलेगी, कभी कभी धीरे भी, स्लो भी चलेगी, कभी तेज चलेगी, लेकिन औसत जो वेग आया वो कुल दूरी बटे कुल समय। तो ऐसे ही अभिक्रिया की जो दर होती है, तो दो प्रकार की दर होती है। एक पहला औसत दर, और दूसरा, जैसे यहां पे 0 से चली, मैंने पूछा दूसरे सेकेंड उस कार का वेग कितना है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है वेग। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो औसत वेग आया, औसत वेग कितना आया, 500 बटे 10 यानी 50, औसत वेग 50 आया। तो क्या वो दूसरे सेकंड पे 50 की स्पीड से चलेगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी हो सकता है 50 की स्पीड से भी चला हो सकता है 60 की स्पीड से भी चल रहा हो, और हो सकता है कभी किसी सेकंड 40 की स्पीड से भी चल रहा हो। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब हम किसी व्हीकल की स्पीड निकालते हैं तो उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग, या और यहां अभिक्रिया के केस में तात्क्षणिक दर। तो औसत दर का मतलब होता है, औसत दर, है ना, ऐसा ही होगा। मतलब जैसे ए बी में परिवर्तित हुआ, टाइम T1 समय पे ये A1 है, ये B1 है, और जब टाइम T2 सेकेंड हो गया तो ये A2 हो गया, ये B2 हो गया। तो औसत दर क्या होगा? एवरेज रेट, एवरेज रेट क्या होगा? अभिकारक के केस में ले तो अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटे T2 माइनस T1। अब अंतिम सांद्रता जो है यहां पे वो कम है और प्रारंभिक सांद्रता ज्यादा है ना, तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना, तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। यहां पे ऋण चिन्ह जो है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये अभिकारक के लिए आ रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि अभिक्रिया की दर ऋणात्मक हो गई, इसका यह मतलब है कि अभिकारक की सांद्रता समय बीतने के साथ साथ घट रही है। अब ऐसे उत्पाद की निकाली जाए, उत्पाद के टर्म में, तो एवरेज रेट वही B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T1। अब यहां B2 ज्यादा है क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता उत्पाद की कम थी, और जब अभिक्रिया होगी तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, तो B2 ज्यादा है, तो ये डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, ये है अभिक्रिया की औसत दर। अब देखिए तात्क्षणिक दर किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया की दर, किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया की दर को तात्क्षणिक दर कहते हैं।
इसको ज्ञात करना है, ये आर इंस्टैंटेनियस लिखते हैं इसको ज्ञात करना है। तो लिमिट यूज कर लें, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब समय में परिवर्तन हुआ ही नहीं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकाल रहे हैं वो, है ना, समय का अंतर नहीं है। अभिकारक क्या था, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी था, तो ये माइनस बहुत छोटा हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी, या लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। तो ये जो तात्क्षणिक दर अभिक्रिया की और औसत दर, इसको जो है ग्राफ से समझते हैं। अभिकारक और उत्पाद दोनों के लिए बना लेते हैं ग्राफ। इधर समय और इधर सांद्रता। अभिकारकों के लिए ले पहले। अभिकारकों की सांद्रता क्या होती है, घटती है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, ये थोड़ा कर्व ज्यादा हो गया इधर, है ना। तो ये मान लीजिए ये इस समय पर इसकी सांद्रता C1 है टाइम T1 पे, और टाइम T2 पे इसकी सांद्रता C2 है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। लेकिन अगर तात्क्षणिक वेग निकालना है, इंस्टैंटेनियस वेग निकालना है, तो एक मान लो कि ये T टाइम पे, ये हमने बनाया T टाइम मतलब T मतलब चाय नहीं, है ना। तो इस पे अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे ग्राफ में निकालना है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जहां पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और इसको पीछे तक दोनों तरफ मिला लीजिए, है ना। ये टेंजेंट जो होगा यानी tan थीटा, ये थीटा, ये मान लीजिए B है, ये O है, ये A है, ठीक। तो OB अपॉन OA tan थीटा का रिलेशन। तो ये इंस्टैंटेनियस स्पीड आई अभिकारक के लिए, अभिकारक की सांद्रता। ऐसे उत्पाद के लिए भी बना सकते हैं। उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, इस तरह से आएगा, वही कंसंट्रेशन और वही टाइम। किसी निश्चित समय T1 पे और एक दूसरा समय हम ले लेते हैं T2, प्रारंभिक सांद्रता C1 और अंतिम सांद्रता C2। तो एवरेज स्पीड वही होगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। इसमें और इसमें अंतर ये है, इस एवरेज में और इस एवरेज में ये अंतर है कि ये धनात्मक आएगा, ये ऋणात्मक आएगा, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय बीतने के साथ साथ घटेगी और उत्पाद की सांद्रता समय बीतने के साथ साथ बढ़ेगी। और इंस्टैंटेनियस स्पीड निकालना है, तो मान लीजिए ये टाइम T है, टाइम T पे निकालना है, तो इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ड्रॉ करके एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये एंगल थीटा, बस वही उसी रिलेशन से निकलेगा tan थीटा, ठीक है। तो ये इंस्टैंटेनियस स्पीड। अब एवरेज और इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमने समझ लिया। अब ये समझ लेते हैं कि क्या रिएक्शन में अगर कोई बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे हमने कहा A प्लस 2B एरो 3C, तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का रेट क्या होगा। अभिक्रिया का रेट का मतलब A के डिसअपीयर, भाई ये डिसअपीयर होगा, ये डिसअपीयर होगा, ये अपीयर होगा। डिसअपीयर मतलब कि कम होगा, घटेगा, गायब होगा, और ये बढ़ेगा। तो रेट अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस
ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अब देखिए जिस स्पीड से इसका सांद्रता घटेगी, इसकी सांद्रता उसकी दोगुनी स्पीड से घटेगी। मतलब इसके डिसअपियरेंस का रेट इसके डिसअपियरेंस से दोगुना होगा। तो बराबर कैसे किया जाए, आधा कर दें। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ये डबल है ना, और ये देखो इसका 3 गुना है, तो इसको 1/3 कर दें। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ये अपीयर हो रहा है, तो कुल मिला के कैसे रेट लिखना है, माइनस डी ए अपॉन डी टी, ए के लिए अभिकारक है इसलिए माइनस दिखाया मैंने, इनटू ये भी अभिकारक है तो ये भी माइनस में रहेगा, 1/2 हो जाएगा, डी बी अपॉन डी टी, और ये उत्पाद है तो उत्पाद का धनात्मक होगा लेकिन 1/3 रहेगा, डी सी अपॉन डी टी। तो देखो सारे अभिकारक और सारे उत्पादों के टर्म में, मतलब अगर कोई बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है तो उसके रेसिप्रोकल के साथ रेट को मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट के साथ रेट को मल्टीप्लाई कर देना है। अब मात्रक भी देख लें इसका। ऊपर सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, है ना, और नीचे समय का मात्रक तो प्रति टाइम। अब टाइम देखो सेकंड भी दे सकता है, टाइम घंटे भी दे सकता है, आवर्स भी दे सकता है, टाइम दिन भी दे सकता है, साल भी दे सकता है, तो टाइम जो भी दिया हो वो रखिए, ठीक है। ये इसका मात्रक होगा। एक सवाल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के वियोजन की दर 440 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1.8 इंटू 10⁻⁻5 वियोजन की दर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। तो NO2 और O2 का उसी ताप पर निर्माण की दर क्या होगी? निर्माण की दर क्या होगी? बहुत ध्यान समझिए। N2O5 का वियोजन, तो पहले वियोजन की अभिक्रिया लिख लें। N2O5 गैस, ये इसको हीट करोगे तो NO2 गैस बनेगा और O2 गैस बनेगा। अभिक्रिया को बैलेंस कर लें, इसको 2 कर लीजिए तो ये 4 हो जाएगा और ये 10, 8, 4 दूना 8 और 2 10, ये अभिक्रिया होगी। इसको गर्म करने पे इस तरह वियोजित हुआ। तो इसके लिए जरा सा अभिक्रिया की दर लिख लें। दर अभिक्रिया की अभिकारक के टर्म में तो -2 है बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 1/2 dN2O5 अपॉन dt। उत्पाद के टर्म में, उत्पाद है तो धनात्मक होगा 1/4, कोएफिशिएंट को रेसिप्रोकल में लिखते हैं d NO2 अपॉन dt, और इसको कुछ नहीं है तो DO2 अपॉन dt। ये है तीनों में रिलेशन। अब आपको अभिक्रिया में कुछ दिया है, N2O5 के वियोजन की दर दी है, तो आपको -d N2O5
अपॉन dt, यही तो वियोजन की दर है। N2O5 का वियोजन हो रहा है, तो वियोजन की दर का मतलब क्या हुआ कि N2O5 की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, है ना। ये आपको क्वेश्चन में दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है d NO2 अपॉन dt, पहली चीज ये निकालनी है, और दूसरी चीज निकालनी DO2 अपॉन dt। तो जब NO2 निकालना है तो इन दोनों को रिलेट कर लो, और जब इसको निकालना है तो इन दोनों को रिलेट कर लो। तो देखें, ये 4 को इधर भेजें, d NO2 अपॉन dt, तो 4 को इधर भेजेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 1/2 इंटू 4 माइनस d N2O5 अपॉन dt, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इसका मान कितना दिया 1.8 इंटू 10⁻⁻5, 3.6 इंटू 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया N2O5 के निर्माण की दर। ठीक, एक चीज हमने निकाल लिया। अब दूसरा चीज निकालते हैं, DO2 अपॉन dt। तो देखें यहां ऊपर से DO2 अपॉन dt को इससे रिलेट करिए, भाई तीनों बराबर है ना, किसी से भी रिलेट कर सकते हैं, इसको जो है इससे भी रिलेट कर सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है ना। ये सीधा सीधा है, 1/2 है, इधर कुछ नहीं है, तो ये सीधा 1/2, और इसका मान कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, तो 0.9 इंटू 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। सॉम आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो इस तरह से इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब ये जो है हमने आज आपको समझा दिया अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर कितने प्रकार की होती है, उस पर कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है। इसके एनसीईआरटी बुक में 1-2 क्वेश्चन है, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। और इसके बाद हम ये समझेंगे, अगली क्लास में ये समझेंगे कि अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अभिकारकों की सांद्रता प्रभावित करती है ना। अभिकारकों के अणुओं की आकृति प्रभावित करती है, ठीक। और अभिक्रिया का ताप प्रभावित करता है, अभिक्रिया का दाब प्रभावित करता है, कोई अगर उत्प्रेरक उपस्थित है तो वो भी प्रभावित करता है ना। सूर्य का प्रकाश उपस्थित है तो वो भी प्रभावित करता है। तो ये सब ये फैक्टर्स हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में समझेंगे डिटेल में, है ना। और इसी में आगे जो है ये भी समझेंगे कि वेग स्थिरांक क्या है ना। तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अभिक्रिया की दर हम लोगों ने समझा। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि इस चीज में प्रॉब्लम है, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।